वेलकम टू इन्फिनिटी स्टडी फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज ऑनलाइन एजुकेशन इन्फिनिटी स्टडी पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। कहीं रे जो है चौथा चैप्टर का कुछ क्वेश्चन आंसर बचे हुए हैं, तो उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग जो है अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और क्लास को जो है एक दूसरे से शेयर भी कर रहे होंगे। ठीक है, जिससे कि और भी बच्चे अच्छी तरीके से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सके। चलिए, तो आज हम लोग जो है क्या देखने वाले हैं, आंसर क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है अथवा नहीं। यहाँ पे किस चीज़ का उपयोग करने के लिए कह रहा है? ये सिंपल सा आपका डिटर्जेंट का उपयोग करने के लिए कह रहा है। डिटर्जेंट किसको बोलते हैं? अपमार्जक को। ठीक है, डिटर्जेंट किसको बोलते हैं? अपमार्जक को बोलते हैं। ये मैंने कल आपको बताया था। ठीक है, और इसी अपमार्जक के सहायता से मैंने कल बताया था आपको कि सर्फ जो होता है वो क्या है? आपका अपमार्जक है। ठीक है, लेकिन इसके अतिरिक्त एक चीज़ और आप लोग जो है याद रखिए, सर्फ के अतिरिक्त शैम्पू जो बनता है ना, जो कि आप लोग बालों पे यूज करते हो, तो शैम्पू भी जो है आपका वो किस चीज़ से बना हुआ होता है? अपमार्जक का ही बना हुआ होता है, वो सॉप का बना हुआ नहीं होता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये बात हो गई। उसके बाद हमको क्या मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको डिटर्जेंट दिया गया है, आप लोग को पता क्या लगाना है कि ये जो है हार्ड वाटर है या फिर नहीं है। आपको बस इतना पता लगाना है। तो मैंने आपको बताया था कि हार्ड वाटर कौन सा होता है। हार्ड वाटर मतलब वो होते हैं जिसमें क्या पाए जाते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के यौगिक पाए जाते हैं। तो वही पता लगाना है आपको कि है ये हार्ड वाटर या नहीं है। तो इसको पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे? जल में अपमार्जक डालेंगे। क्या करेंगे? जल में अपमार्जक डालेंगे। ठीक है, जल में अपमार्जक डालने के बाद आपको जितना भी जल चेक करना हो, ठीक है, आप अपने इच्छा अनुसार ले लीजिएगा, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। ठीक है, 100 ml, 150 ml, 10 ml, 20 ml, आपको जितना भी चेक करना हो। ठीक है, 10 ml 20 ml तो मतलब बहुत छोटा अमाउंट हो गया, तो उसको जो है आप आसानी से चेक नहीं कर पाओगे। आप आराम से 100 ml के ऊपर ले लीजिए। ठीक है, यानी एक छोटा सा ग्लास में या फिर किसी भी चीज़ में आप ले लीजिए। ठीक है, और या किसी भी बर्तन में। ठीक है, उसमें आप क्या कीजिए? जल ले लीजिए सबसे पहले, जिसको कि आपको चेक करना है। ठीक है, उसके बाद उसमें क्या कीजिए? डिटर्जेंट डालिए। डिटर्जेंट डालने के बाद आप क्या कीजिए? उसको थोड़ा देर हिलाइए। ठीक है, थोड़ा देर हिलाने के बाद जो है आप उसको हिला सकते हैं, हाथ के सहायता से भी हिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये हानिकारक नहीं होता है। ओके, तो अब जो है हिलाने के बाद आपको पता लगेगा कि अगर उसमें झाग क्या होता है? झाग क्या होता है? मतलब झाग जो मतलब हिलाने के बाद जो है ना, जो मतलब पूरा उजला उजला टाइप का जो है बनता है। ठीक है, इस तरह का, जैसे कि मान के चलिए आप जल को हिलाते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो आपका हिलाने के बाद मान के चलिए इतना सारा जल है, अगर आपने इसमें अपमार्जक मिलाया तो इसको हिलाने जैसे इतना सारा जल है। ठीक है, इसमें आप हिलाने के बाद क्या कीजिए? ये जो है पूरा मतलब इतना उठ जाता है। ठीक है, इतना जो है ऊपर मतलब उठ जाता है। ठीक है, तो ये जो झाग होते हैं ना, अगर ये आसानी से बन रहा है, ओके, अगर ये आसानी से बन रहा है, झाग अगर आसानी से बन रहा है, तो वो क्या होगा? वो कठोर जल नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो कठोर जल होंगे उसमें हमको अधिक से अधिक डिटर्जेंट डालना होगा, तब जाके वो झाग बनेगा। और अगर कठोर जल नहीं होंगे तो उसमें कम जो है डिटर्जेंट डालेंगे, तब भी वो अच्छा झाग दे देगा, आसानी से झाग दे देगा। तो इसी तरह से हम लोग पता लगा सकते हैं कि वो जो है कठोर जल है या नहीं है। इसको जो है आप अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे
पूरी थ्योरी के तरह लिखा हूँ तो आपको यहाँ पे लिखने में भले ही अच्छा लगे, लेकिन बाद में वहाँ पे जो है आप इसको जो है पूरा रट्टा मारने का तो कोई आदमी जो है ना मतलब पूरा बुक को ही जो है रट्टा मार, लेकिन फिर उसको जो है ना अंडरस्टैंडिंग पावर ख़त्म हो जाती है, यानी समझने की क्षमता जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो मैं यहाँ पे वही काम कर रहा हूँ। मैं शुरू से ही आप लोग को कुछ लिखवा नहीं रहा हूँ, बस आप लोग को बस यही बोल रहा हूँ कि आप अपने तरीके से नोट्स बनाइए जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपका पूरा प्रोसेस बताया किस तरह से हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपका एक और क्वेश्चन है जो कि किस चीज़ से है, यहाँ पे आपका साबुन का है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपका किस चीज़ से है, साबुन से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि जब कपड़ा हम लोग धोते हैं, ठीक है, तो कोई कपड़ा को देखते होंगे आप क्या करता है कि मतलब कोई पत्थर पे पटक रहा है, तो कोई ब्रश से रगड़ रहा है। ठीक है, तो कोई जो है कपड़ा कोई मतलब पटक रहा है। ठीक है, तो ऐसा जो है मतलब कपड़ा धोते समय क्यों किया जाता है, ये यही बात पूछ रहा है कि कपड़ा धोते समय जो है ऐसा क्यों किया जाता है, क्या इससे जो है कपड़ा साफ़ हो जाता है या किस तरह से ये हेल्प करता है साफ़ करने में, ऐसा क्यों ज़रूरी है, ये आपसे वही बात पूछ रहा है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जब सॉप जो होते हैं, सॉप मतलब साबुन होता है, मैंने आपको बताया था बार बार मतलब ये बोलना ठीक नहीं है तो आप लोग कॉपरेट कीजिए, सॉप साबुन को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात आती है कि कपड़ा जो है वो बार बार क्यों पटका जाता है या इसको जो है क्यों रगड़ा जाता है। तो आपको एक चीज़ बताया था मैंने कि जब साबुन को पानी में घोलते हैं तो वो क्या बनाता है, मिसेल बनाता है। मिसेल किस तरह का रहता है, बीच में इस तरह का। उसके बाद फिर यहाँ पे 1 मिनट में यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, इस चलिए यहाँ पे जो है मिसेल किस तरह का रहता है, यहाँ पे रहता है इस तरह का गोल रहता है। उसके बाद चलिए मैं यहाँ पे डॉट डॉट नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, इस तरह का रहता है पूरा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इस तरह का रहता है ये। ठीक है, ये इस तरह का मैंने आपको बताया था। ठीक है, मिसेल मैंने आपको बताया था। ठीक है, मिसेल में इस तरह का रहता है। तो यहाँ जो मैंने बताया था ये क्या होते हैं आपका, मैंने इसमें बताया था साबुन जो होते हैं जल के साथ एक यौगिक बनाते हैं जिसमें क्या होते हैं, दो इसका जो है इंड पॉइंट होता है यानी छोर होते हैं। ठीक है, दो छोर होते हैं, उसमें एक छोर जो है आपका जल रागी होता है और दूसरा छोर जल विरागी होता है। एक जो है आपका क्या होता है, एक आपका हाइड्रोफॉलिक होता है, दूसरा आपका हाइड्रोफोबिक होता है। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये जो होता है ना बीच वाला पार्ट जो होता है इसका, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है जो भी मतलब मिसेल जो है बनता है तो मिसेल के बीच में जो है यहाँ पे खाली रहता है। ठीक है, और मैल जो होता है कपड़े में उपस्थित जो मैल होते हैं या फिर जो भी इम्प्योरिटीज होते हैं, ओके, या जो भी तैलीय पदार्थ होते हैं वो कहाँ पे जाके यहीं पे आके बैठ जाता है। कहाँ पे, वो क्या होता है यहाँ पे आके बैठ जाता है। ठीक है, बीच में। और इस तरह से जो है क्या होता है, जब हम लोग इस पे और अधिक वाटर डालते हैं तो ये पूरा का पूरा जो है मतलब पूरा का पूरा ये जो मिसेल वाला पार्ट है ये क्या होता है, हट जाता है। ठीक है, तो ये तो बैठ जाता है लेकिन ये क्या होता है, कपड़े पे ही रहता है। ठीक है, और इसी वजह से इसको जो है इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ब्रश से क्या करते हैं, रगड़ते हैं। ठीक है, ब्रश से रगड़ते हैं या फिर पत्थर पे जो है पटकते हैं। ठीक है, पत्थर पे, या फिर देखिए यहाँ पे है ना, ये देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, पत्थर पे पटकते हैं इसको। ठीक है, या फिर क्या करते हैं, ब्रश से रगड़ते हैं। ठीक है, तो ये वही बात है। तो इसको जो है इसीलिए किया जाता है, ये मिसेल को हटाने के लिए। ठीक है, मिसेल को हटाने के लिए जो है कपड़े पे पटका जाता है जिससे कि क्या होता है, वो मिसेल जो है अपने साथ साथ
कपड़े में उपस्थित सारे मैल को भी बाहर निकालता है। तो अब आपको जो है बात समझ में आ गया होगा कि हम लोग कपड़ा जब धोते हैं तो उसको ब्रश से क्यों रगड़ते हैं या फिर पत्थर पे क्यों पटकते हैं। अब ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे कि जब हम साबुन को पानी में घोलते हैं तो वो एक मिशेल बनाता है। मिशेल का बीच का भाग खाली होता है जिसमें कि कपड़े में उपस्थित मैल जमा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे कि उसी मिशेल को बाहर निकालने के लिए हम लोग कपड़े को पत्थर पे पटकते हैं या उसे ब्रश से निकालते हैं, जिससे कि मिशेल के साथ साथ मैल भी कपड़े से बाहर चला जाता है। अतः कपड़े को ब्रश से रगड़ना या पत्थर पे पटकना ज़रूरी होता है, ठीक है, या आवश्यक होती है। ओके, तो इस तरह से आप लिख लेंगे। अपने लैंग्वेज में आप लोग इसका आंसर लिख लीजिएगा। ये मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरह से कपड़ा जो है वो साफ़ होता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम बात करने वाले हैं किसकी। अब यहाँ पे आप लोग का जो कुछ भी मैंने पढ़ाया तो वो सारा तो ख़त्म हो गया यहाँ पे। उसके बाद टॉपिक का मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अब बचा सिर्फ क्या इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ आपका आंसर क्वेश्चन बचा है, ठीक है। तो आंसर क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। आपका फर्स्ट आंसर है यानी पहला क्वेश्चन है आपका, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। तो इसमें कौन सा बंधन मतलब इसमें क्या सहसंयोजक बंधन जो है कितने होंगे, ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सहसंयोजक बंधन के बारे में मैंने बताया था कि किसको बोलते हैं, तो ये मैंने आपको बताया था। तो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले ये समझने का ज़रूरी है कि ये जो है कौन सा ग्रुप का है। तो एथेन है यहाँ पे। तो एथेन मैंने बताया था कि एल्केन ग्रुप का है। इसको क्या इथेन भी लिखते हैं और एथेन भी लिखते हैं, ये मैंने आपको बताया हुआ है पिछले क्लास में। तो यहाँ पे हम इसका संरचना बनाएंगे, उसके बाद जो है इसकी गिनती कर लेंगे, दैट सिंपल। तो सबसे पहले C2 है तो पहले C2 लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना है, H मतलब कितना 6 है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ सब जगह आप H डाल दीजिए। ओके, अब आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे काउंटिंग कर लीजिए। तो सहसंयोजन बंधन क्या होता है ये तो मैंने आपको बताया था। यहाँ पे हम लोग को सिर्फ क्या करना है, काउंटिंग करना है। तो यहाँ पे चलिए काउंटिंग करना स्टार्ट कीजिए आप लोग कि ये जो है कितना होता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे एक बंधन है, चलिए 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 4, ये देखिए 4 के बाद फिर यहाँ पे आपका 5 6, ओके, और उसके बाद यहाँ पे बीच में एक है 7, हो गया। चलिए, तो ये आपका क्या हो गया, सहसंयोजन बंधन। सहसंयोजन बंधन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ओके, तो मतलब कोवलेंट बॉन्ड जो है यहाँ पे कितने हैं, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड पूछा है। तो यहाँ पे आप क्या टिक करेंगे, 7। तो देख लेते हैं हम लोग 7 कहाँ पे, ये रहा आपका 7, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो आप लोग इसमें टिक करके आसानी से आ जाएंगे। इसी तरह कोई भी संरचना दिया हो तो आप आसानी से जो है टिक कर सकते हो, ठीक है। ओके, और ये हो गया आपका। उसके बाद जो है यहाँ पे और ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है आप लोग से। तो और जो है आपका सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड है। तो ये सारा चीज़ जो है मतलब आप लोग को 12th में पढ़ना है, तो वो मैं आपको 12th वाला क्लास में करवाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ पे क्या आपका ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन जो है ये कौन सा ग्रुप का है, किस फंक्शनल ग्रुप का है। तो मैंने आपको बताया था नॉन, क्या है यहाँ पे नॉन, यानी ब्यूटेन है पहले, उसके बाद उसमें क्या लगा हुआ है ONE, ऑन, यानी ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन। तो मैंने आपको बताया था कि ये किस ग्रुप का है, ONE जिसमें लगा हुआ तो वो कीटोन, वो कौन सा ग्रुप का है, कीटोन। तो मैं यहाँ पे किसको टिक करने वाला हूँ,
कीटोन, ये कौन सा ग्रुप का है? कीटोन ग्रुप का है। तो ये आप आसानी से टिक कर लोगे, ठीक है। इसका मैंने बताया था आपको क्या होता है, RCOR। यहाँ पे R के जगह पे आप क्या रख सकते हो, R के जगह पे इधर भी रख सकते हो कुछ भी, CH3 C2H5, यानी जितना एल्केन होता है ना उसमें से एक कम कर दोगे तो वही क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, R हो जाता है। इसको एल्काइल बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। तो ये यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया C2H5 C2H5 इस तरह से, ठीक है। चलिए, कीटोन के बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, खाना बनाते समय यदि आपका बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो आप जो है मतलब उसका क्या मतलब निकालते हैं। जब खाना बनाते समय आपका बर्तन का तली जो है वो काला हो रहा है तो आप इसका क्या मतलब निकालते हैं। तो इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि ईंधन जो है वो पूरी तरीके से नहीं जल रहा है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका CH3Cl में आबंध निर्माण का उपयोग कर सहसंयोजक बंधन को की प्रकृति समझाइए। यानी ये जो है कह रहा है आपको कोवलेंट बॉन्ड को समझाने के लिए किसके थ्रू, CH3Cl के थ्रू, ठीक है। ये किसके थ्रू कह रहा है, CH3Cl के थ्रू। यानी कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है ये उसके बारे में बता रहा है। तो आप सिंपल सा जो है कोवलेंट बॉन्ड की डिफिनेशन याद रखिए कि कोवलेंट बॉन्ड जो होता है ना वो क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, सबसे पहले ये आप देख लीजिए, ओके। तो कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को दान नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग करते हैं। तो हम यहाँ पे वही बनाने वाले हैं कि ये किस तरह से शेयरिंग करता है, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ पे आप लोग को वो बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि ये CH3Cl का बात कर रहा है, सबसे पहले हम कार्बन लेंगे, ओके। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैंने बाह्यतम कक्षा का मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, आउटर यानी ऑर्बिटर में, ओके। ऑर्बिटर यानी आउटर सेल में जो होते हैं वो कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आप 4 इलेक्ट्रॉन लिख लीजिए, ठीक है। ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन के, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है आपका CH3Cl, इसकी संरचना किस तरह से होती है, सबसे पहले ये समझ लीजिए यहाँ पे। यानी ये आपका इस तरह से, यहाँ पे C लीजिए, यहाँ पे Cl ले लीजिए, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ओके। इस तरह से ये बनाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, वही करने वाले, ठीक है। तो आप यहाँ पे H ले लीजिए, H के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी एक H ले लीजिए, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी एक H ले लीजिए, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या ले लीजिए, Cl ले लीजिए, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, ओके। तो ये जो है बाह्यतम कक्षा का बात हो गया, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ये आपस में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, साझा करते हैं। सभी जो है अपना अपना अष्टक पूरा करने का काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ के। हाइड्रोजन अपना अष्टक पूरा नहीं करते हैं। हाइड्रोजन जो है क्या करते हैं, वो हीलियम यानी वो अष्टक नियम के अनुसार जो है वो क्या पूरा करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन को अपना
अष्टक पूरा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कितना चाहिए, 2 चाहिए, बाकी और सबको कितना चाहिए, बाकी और सबको 8 चाहिए। ठीक है, तो हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के बाकी सबको 8 चाहिए। तो यहाँ पे हम कार्बन की सबसे पहले बात करेंगे। चलिए, नहीं तो यहाँ पे मैं सबसे पहले किसका, सभी हाइड्रोजन को कर लेता हूँ। ठीक है, या फिर पहले कार्बन का ही। चलिए, तो कार्बन यहाँ पे कितना है, कार्बन यहाँ पे 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन पहले से है, और 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। यानी साझा का मतलब होता है शेयरिंग। ठीक है, शेयरिंग करने का मतलब यहाँ पे ये प्रॉपरली जो है दे नहीं रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, इसके साथ साझा कर रहे हैं। ठीक है, और ये इसके साथ मिल के ये क्या बना लेंगे, इसका 8 इलेक्ट्रॉन यानी अष्टक कार्बन का पूरा हो गया। अब बचा कौन, तो बचा यहाँ पे हाइड्रोजन बचा। तो हाइड्रोजन को तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इस तरह से पूरा कर लेंगे, ये हाइड्रोजन भी इस तरह से पूरा कर लेंगे, इसके साथ साझा कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे बचा क्या ये जो है यहाँ पे ये हाइड्रोजन भी यहाँ पे इस तरह से पूरा कर लेंगे। ठीक है, क्लोरीन का जो है आउटर मोस्ट में कितने, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो मैंने यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन इसलिए दिखाया क्योंकि यहाँ पे इसकी वैलेंसी 1 होती है, तो इसके बारे में मैं यहाँ पे दिखा दिया आपको। ठीक है, चलिए, तो ये यहाँ पे इसको 7 दे दीजिए। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन इसको पहले से है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए, तो ये क्या करेगा, ये इसके साथ साझा कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है शेयरिंग बॉन्ड बनाते हैं आपस में। ओके, और ये जो मैंने ये जो साझा किया और ये किस तरह से बनाते हैं, ये आप लोग जो है ये आपका कोई भी यौगिक दे देगा और उसका जो है सहसंयोजन बंधन का निर्माण जो है ये आपसे पूछता है, तो वहाँ पे जो है आप बना के आइएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था, बता रहा हूँ, और पहले भी बताया है कि किस तरह से ये बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, और ये क्या होगा, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, यानी CH3Cl, यहाँ पे एक शेयरिंग बॉन्ड है, यहाँ पे भी एक शेयरिंग बॉन्ड है, और एक यहाँ पे शेयरिंग बॉन्ड है, और एक यहाँ पे। ठीक है, यानी इसमें कितने शेयरिंग बॉन्ड, 4। ठीक है, 4 में यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये देखिए, एक इसके साथ, दूसरा नंबर में इसके साथ, तीसरा नंबर इसके साथ, चौथा नंबर इसके साथ। इसकी गिनती आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जैसे मैंने इसको 1 लिया तो आप इसको भी 1 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे आप उसी तरह से जो है ये स्ट्रक्चर को बना देंगे और उसके बाद जो है यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे सहसंयोजन बंधन और लिख देंगे कि इसमें जो है 4 सहसंयोजन बंधन पाए गए हैं। ठीक है, हो गया। इसके बाद हम बात करें किस चीज़ की, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना की। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। चलिए, अब हम लोग उसको बनाते हैं। सबसे पहले हम किसकी बनाएंगे, एथेनोइक एसिड का। एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 और COOH। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक डॉट संरचना बोल रहा है बनाने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ उसका संरचना बनाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हम पूरा जो है इलेक्ट्रॉन साझा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उसके बारे में यहाँ पे हम लोग नहीं दिखाएंगे। ओके, तो सबसे पहले एथेनोइक अम्ल का देखिए, यहाँ पे CH, इसका क्या होता है सबसे पहले वो समझिए। सबसे पहले कौन ग्रुप का, ये एसिड ग्रुप का, इसके लास्ट में क्या होगा, COOH होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, एक C तो पहले से है, इथेन में आपका 2 कार्बन होता है यानी CH3 होगा। तो इसको हम लोग संरचना में देखते हैं। ठीक है, किस तरह से ये बनेगा। यहाँ पे आप C दीजिए, उसके बाद यहाँ पे आप डॉट डॉट देके, या फिर आप चाहे तो इस तरह से भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से भी दे सकते हैं, ये CH3 हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे COO है, तो यहाँ पे O के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, ओके, एक तो O यहाँ पे और उसके बाद एक O यहाँ पे, उसके बाद इस तरह से। ये आपका किसका हो गया, इथेनोइक एसिड का। ठीक है, आप जहाँ जहाँ डैश है उसके स्थान पे डॉट डॉट भी दे सकते हैं। डॉट डॉट जैसे कि यहाँ पे डैश है, तो ये डैश को हटा के, चलिए जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, ये डैश जहाँ पे है, जैसे ये डैश को हटा के आप इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है,
और यहाँ पे H। बाकी सब जगह आप जहाँ जहाँ डैश है तो वहाँ हटा सकते हो और डॉट भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको जैसे ठीक लगे आप बना सकते हो। डॉट वाला जो है वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसको बोलते ही हैं इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। तो डॉट वाला ही बनाने का कोशिश कीजिएगा आप लोग, ठीक है। सब जगह डॉट दे दीजिएगा। जहाँ जहाँ पे मैं लाइन दिया हुआ हूँ यहाँ पे, जैसे कि यहाँ देखिए, जहाँ जहाँ पे भी आपको लाइन दिया हुआ है, यहाँ पे है लाइन, यहाँ पे है लाइन, यहाँ पे, तो आप वहाँ पे क्या कीजिए, डॉट 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 दे दीजिए, जिस तरह से मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम बात करने वाले किसकी, H2S की। तो H2S का जो है संरचना हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो H2S जो है ये किस तरह से करता है, इसकी संरचना जो है बनता है आपका, इसकी संरचना की बात करें तो ये किस तरह से बनेगा, ये आपका बनेगा इस तरह से। यहाँ पे आप बीच में S दीजिए, इधर भी एक H दीजिए और यहाँ भी एक H दीजिए, ठीक है। इस तरह से बनता है इसकी संरचना। ऐसा क्यों बनता है, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन को पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसको पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन, और सल्फर का जो आउटर मोस्ट मतलब इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षा में, वो कितना 6 होते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको इसको जो है समझा देता हूँ ये किस तरह से बनता है, ठीक है। यानी यहाँ पे आप H दीजिए, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। सल्फ़र आपका कितना होता है, सल्फ़र का परमाणु संख्या 16, तो 16 होता है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 2 8 6, यानी आउटर मोस्ट में कितने 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आप 6 ले लीजिए, 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आप हाइड्रोजन ले लीजिए, इधर भी H2S, ठीक है, हो गया। हाँ चलिए, हाइड्रोजन अपना किस तरह से पूरा करेगा, ये इसके साथ पूरा करेगा, हाइड्रोजन का पूरा हो गया। यहाँ पे भी हाइड्रोजन किस तरह से पूरा करेगा, इस तरह से पूरा करेगा। सल्फ़र अपना क्या करेगा, सल्फ़र पूरा करने, सल्फ़र के पास 6 है, तो ये जो है एक इधर से ले लेगा और एक जो है क्या करेगा, यहाँ से ले लेगा, और ये जो है इस तरह से अपना पूरा कर लेगा। इसका 6 और 2 8 हो गया, 6 यहाँ पे, 6 इसका यहाँ पे हो गया, 6 जो है इसका कहाँ पे, 6 इसका अपना खुद के पास, और बाकी का एक इधर से लिया, एक इधर से लिया, तो 6 2 8 हो गया, ठीक है। याद रखिए ये इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है, सिर्फ शेयर करता है। शेयर करने का मतलब हम अभी दिए हैं तुमको इलेक्ट्रॉन, बाद में हमको चाहिए, मैं तुमको पूरा नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। ये इस तरह से करता है, ठीक है। शेयरिंग का मतलब वही हुआ। और विद्युत जो है, यानी मैंने जो आपको बताया था आयनिक बॉन्ड वाला, उसको आयनिक बॉन्ड किसको बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं आपको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को, ठीक है। हाँ, तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड यानी विद्युत जो है, विद्युत संयोजक बंधन जो होते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। तो विद्युत संयोजक बंधन जो होते हैं उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। तो उसमें क्या करता है, उसमें इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करता है, उसमें सीधा मतलब गिफ्ट कर देता है, यानी ले लिया तो ले लिया, फिर हम देंगे नहीं। जैसे ये क्या, जैसे कि NaCl जो बनाया, NaCl जो बनाया, तो ये किस तरह से बनाया, ये इसको एक इलेक्ट्रॉन, NaCl जो है यानी सोडियम जो है क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन गिफ्ट कर देता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये शेयरिंग वाला बात नहीं है, अगर ये एक बार ले लिया तो फिर देगा नहीं। इसी वजह से क्या होता है, इसका जो है, इसका जो बंधन होता है, यानी आयन बंधन सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, उसके बाद फिर आपका शेयरिंग बॉन्ड मजबूत होता है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग किसको देखने वाले हैं, प्रोपेनॉन को। तो चलिए, प्रोपेनॉन का मैंने स्ट्रक्चर अभी तुरंत, प्रोपेनॉन का स्ट्रक्चर मैंने नहीं बताया था, वहाँ पे सिर्फ फार्मूला बताया था, ठीक है। चलिए, तो प्रोपेनॉन बता रहा हूँ आपको, चलिए इसको हटा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। प्रोपेनॉन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा, आपको पता है ये किस ग्रुप का है, कीटोन ग्रुप का है, ओके। चलिए, तो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, प्रोपेनॉन को। प्रोपेनॉन आपको पता है कीटोन ग्रुप का है, तो इसमें सबसे पहले प्रोप का मतलब क्या, 4 कार्बन होना चाहिए, ठीक है। तो 4 कार्बन होने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसका जो मेन मतलब जो होता है, मेन फंक्शन होता है, उसको हम लोग लिखेंगे। यानी ये तो होगा ही, सिंपल सा बात है, कीटोन में ये चीज़ तो पहले से रहेगा,
यहाँ पे R, यहाँ पे R, ठीक है। ये आप इसका मेन फंक्शन है। अब R के स्थान पे आपके पास एक कार्बन पहले से है, आपको 2 चीज़ और लेना है और सब मिला के कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, या तो यहाँ पे 2 ले लीजिए, चलिए यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, कितना हो गया, 2 1 3 1 4। या तो आप क्या कर सकते हो, या आप यहाँ पे 1 ले लीजिए, यहाँ चलिए यहाँ पे कितना 2 था, या तो आप यहाँ पे 1 ले लीजिए, ये तो बदलेगा नहीं, ये तो 1 ही रहेगा, और यहाँ पे आप 2 ले लीजिए, तो 1 1 2 2 4। तो आप दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हो कीटोन के लिए, ठीक है। यहाँ पे बात हो रहा है किसका, प्रोपेनॉन का। तो प्रोपेनॉन जो है इसी तरह से होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे जो है मैं आपको दोनों में से कोई एक बता रहा हूँ, आप जो है दोनों में से किसी को भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए बात करें यहाँ पे हम प्रोपेनॉन की, तो प्रोपेनॉन यहाँ पे आप इधर मैं C2H5 ले रहा हूँ, ठीक है, यानी C2 ले लीजिए, यहाँ पे H दे दीजिए, C2 हो गया, H5 हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे C ले लीजिए, यहाँ पे O ले लीजिए, उसके बाद फिर इधर क्या ले लीजिए, CH3, ठीक है। बाकी जितना भी है सब जगह क्या देना है, H देना है। हो गया, ये क्या हो गया, प्रोपेनॉन हो गया। इसको जो है मैंने जो ये लिया था, आप किस तरह से कर सकते हो ये मैंने आपको बताया, ठीक है। प्रोपेनॉन हो गया। यहाँ पे आप जो है जितना भी डैश है उसके स्थान पे डॉट डॉट भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर बात करते हैं हम किसकी, फ्लोरीन की, ठीक है। यानी F2 जो ये किस तरह से बनाता है, ठीक है। तो F2 जो है सिंपल सा यौगिक बनाता है, ओके। तो F2 यहाँ पे क्या कर रहा है, ये अपना इस तरह से बनाता है। यहाँ पे कितना, इसके पास भी 7 और इसके पास भी 7, ठीक है, ओके। तो ये क्या करता है, शेयरिंग करता है। ये क्या करता है, शेयरिंग करता है, यानी ये शेयरिंग बॉन्ड के जो द्वारा जो है जुटता है। किस तरह से जुटता है ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कितना 7 है, 2 4 6 1 7, इधर भी कर दीजिए 7, और एक 7, ठीक है। इसको जोड़ने के लिए क्या करेगा, इसके पास 7 है, ये एक इससे लेगा, हो गया इसका 8, इसका अष्टक पूरा। अब इसके पास 7 है तो ये क्या करेगा, ये भी इससे एक लेगा, यानी क्या कर रहा है, ये शेयर कर रहा है, ठीक है, एक दूसरे के साथ शेयर कर रहा है, ठीक है। आपको और अच्छे से अगर शेयरिंग की बात बताएं तो जैसे कि मान के चलो 2 आदमी है, ठीक है। चलिए ये इसकी संरचना आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान के चलिए क्या कर रहा है, ये कोई ए आदमी है, एक बी आदमी है, ठीक है। ये बोला भाई दोनों को क्या क्या चीज़ ज़रूरत है, इसको ज़रूरत है एक ब्लू पेन का और एक रेड पेन का, यानी लाल पेन का, ठीक है। इसको 2 पेन का ज़रूरत है, और इसको भी ज़रूरत क्या है, ब्लू पेन का और एक रेड पेन का, दोनों को ज़रूरत है। लेकिन हुआ क्या, हुआ कुछ ऐसा कि ये जो है ना, ये क्या है, ये जो है, ये क्या हुआ, ये अपना पेन भूल गया, ये अपना पेन भूल गया, ये रेड वाला जो है, ये अपना पेन रेड वाला भूल गया, और ये अपना ब्लू वाला पेन भूल गया। तो ये बोला क्या, ठीक है चलो, हमको जब ज़रूरत पड़ेगा तो तुम क्या करना, यहाँ पे तुम ले लेना, और तुमको जब ज़रूरत पड़ेगा तो हमको दे देना, ठीक है। तो इस तरह से शेयरिंग कर रहे हैं, ना कि ये एक दूसरे को मतलब हमेशा के लिए दे रहे हैं। हमेशा के लिए कौन देता है, NaCl वाला में देता है, वो हमेशा के लिए गिफ्ट करता है, ठीक है। चलिए कभी कभी आपसे क्वेश्चन में ये पूछते हैं कि इसमें से जो है, हाँ चलिए शेयरिंग की बात चल रही है तो यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ और आप लोग समझ लीजिए अच्छे तरीके से, क्योंकि ये जो है आपको बहुत जो है ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है। गिफ्ट करने वाली जो बात होती है, यानी हमेशा के लिए जो देने वाली बात होती है, वो किस में होती है, वो आपका हमेशा विद्युत यानी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में होता है, यानी विद्युत संयोजक बंधन में होता है, ठीक है। या फिर उसको आयनिक बंधन भी बोलते हैं, तो उसको लेके कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। यानी ये क्या करता है, हमेशा के लिए दान करता है। उसके बाद बात करें हम किसकी, सहसंयोजन बंधन। सहसंयोजन बंधन को कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, सहसंयोजन बंधन को कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड जो होता है, इसमें शेयरिंग की बात होती है, ये एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन नहीं देते हैं, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद फिर है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, यानी ये उप सहसंयोजन बंधन होते हैं। तो ये इसके बारे में अभी आप लोग को उतना ज़्यादा जो है यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है इससे, तो यहाँ पे मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जो है किस तरीके से सूचित करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इस तरह से सूचित करते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एरो से सूचित करते हैं, ठीक है, और सहसंयोजन बंधन को डैश से। ओके, चलिए। उसके बाद फिर आपका बहुत सारा बॉन्ड आता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी आता है। तो ये बॉन्डिंग का क्लास जब होगा तो मैं, अगर आप लोग का होगा वहीं यहाँ पे क्लास में, तो मैं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे बस एक चीज़ और आप लोग समझ लीजिए कि ये जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होते हैं वो किसके किसके बीच पाए जाते हैं। तो ये मेटल, जैसे ही आप देखिएगा क्या, मेटल यानी धातु देखिएगा, और उसके बाद दूसरा अधातु, यानी जहाँ देख लिए आप धातु और अधातु, तो इसके बीच क्या होगा, विद्युत सहसंयोजन बंधन रहेंगे। कौन सा, विद्युत सहसंयोजन बंधन, विद्युत संयोजन बंधन या विद्युत सहसंयोजन बंधन इसके साथ रहेगा, ठीक है, यानी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। उसके बाद अगर आप देखें दोनों अधातु है, जैसे कि हो गया H2, H2O, H2S, ये सारे चीज़ अगर देख लिए आप लोग दोनों अधातु, तो इसके साथ क्या होगा, इसके साथ होगा आपका कोवलेंट बॉन्ड, जिसको सहसंयोजन बंधन बोलते हैं, ठीक है। चलिए, इतना बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका आता है, सजातीय श्रेणी क्या है, होमोलोगस। होमोलोगस सीरीज के बारे में ये पूछ रहा है। तो होमोलोगस सीरीज क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। तो मैंने आपको बताया था कि होमोलोगस सीरीज जो होते हैं वो जो है क्या होते हैं, एक तरह से आरोही क्रम में होते हैं, ठीक है। आरोही क्रम में कार्बन की वैसी श्रृंखला जो आरोही, मतलब कार्बन का वैसा कार्बन यौगिक का वैसा श्रृंखला जो आरोही क्रम में हो, ठीक है। और इसके बीच जो है, चलिए, इसके बीच कितना कितना का अंतर होगा, इसके बीच अंतर जो होगा वो CH2 का अंतर होगा, सिर्फ और सिर्फ कितना, CH2 का अंतर होगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोग समझ लीजिए। तो एग्जाम्पल समझने के लिए, जैसे CH3 है यहाँ पे, सॉरी CH4 है और C2H6 है, तो आप क्या देख रहे हैं, दोनों के बीच में कितना का अंतर है, इसमें एक कार्बन ज़्यादा है, चलिए एक कार्बन, और इसमें हाइड्रोजन कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, ठीक है। ये कितना का अंतर हुआ, CH2 का अंतर होगा। इतना आप लोग समझ लीजिए। होमोलोगस सीरीज में CH2 का अंतर होता है। तो आप सिंपल सा लिख लीजिएगा कि कार्बन यौगिक की वैसी श्रृंखला या वैसी सीरीज जिसमें CH2 का अंतर हो, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे सजातीय श्रेणी बोलते हैं। या CH2 के जगह ये जो है आपका कुछ और भी हो सकता है, यानी वो सिंपल सा वो आरोही क्रम में हो, यानी वो एक ही सीरीज का हो लेकिन वो आरोही क्रम में। फॉर एग्जाम्पल आपको बताएं हम, जैसे कि यहाँ पे आपका हो गया क्या, एग्जाम्पल के साथ बोल रहा है समझाने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल भी बता रहा हूँ आपको। जैसे कि ये हो गया क्या, CH4, C2H6, C3H8, ये सारे के सारे सजातीय श्रेणी में हैं। ये आप एग्जाम्पल लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, एल्केन का जो है फॉर्मूला लिया और उसी पे जो है एक एक बढ़ाते गए n का मान। जैसे कि यहाँ पे n का मान 1 रखा, यहाँ पे 2 रखा, यहाँ पे 3 रखा, और बाकी एल्केन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप रख दीजिए, मान निकलते जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। सजातीय श्रेणी आपका क्लियर हो गया। उसके बाद होमोलोगस सीरीज के बाद फिर हम बात करने वाले हैं केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर जो है आपको क्या बताना है, यहाँ पे एथेनॉल और एथेनोइक एसिड में अंतर, आप जो है इसको किस तरह से अंतर करेंगे। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरह से अंतर आप करेंगे, ठीक है। इसको अंतर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिटमस पत्र वाला जो मैंने बताया था यहाँ पे, कि आप जो है इसको लेबोरेटरी में अगर बोलेगा तो केमिकली तो उस तरह से कर सकते हैं। तो आप जो है लिटमस पत्र वाला नोट्स जो है बनाए होंगे तो देख लीजिएगा उसको। अदरवाइज जो है मैं यहाँ पे सिंपली में बता रहा हूँ, एक लिटमस पत्र लीजिए, दोनों को डालिए, अगर अम्लीय रहेगा तो नीला होगा, क्षारीय रहेगा तो अम्लीय रहेगा तो लाल होगा और क्षारीय रहेगा तो नीला हो जाएगा। तो इस तरह से आप एल्कोहल और एसिड में अंतर कर सकते हैं। दूसरी बात, मैंने आपको फिजिकली जो है वो भी आपको एल्कोहल और एसिड में अंतर जो है आप इस तरह से निकाल सकते हैं कि एल्कोहल जो होता है उसकी प्रवृत्ति क्षारीय होती है और एसिड की प्रवृत्ति अम्लीय होती है, ठीक है।
उसके बाद आप लिख सकते हैं एसिड का प्रयोग जो है कहाँ पे होता है, सिरका में किया जाता है। और एल्कोहल का प्रयोग कहाँ पे, एल्कोहल का प्रयोग पेय पदार्थ में किया जाता है। पेय पदार्थ के रूप में इथाइल एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप इस तरह से कुछ कुछ डिफरेंस जो है वो लिख लीजिएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद फिर हम यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी के जो क्वेश्चन बचेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें हम, तो यहाँ पे जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिशेल का निर्माण होता है। ओके, तो क्या इथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों को भी मिशेल का निर्माण होगा? मतलब ये कहने का मतलब है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है आप कि जब साबुन को डालते हैं आप जल में तो उससे क्या बनता है, मिशेल बनता है। मिशेल क्या होता है मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो अगर जिसको नहीं पता तो वो जो है पिछले क्लास को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मिशेल जो है मैंने आपको बताया था। यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताया था, जब साबुन और अपमार्जक में डिफरेंस बता रहा था तो मैंने आपको बताया था साबुन क्या है, साबुन एक एसिड का, किसका है, एसिड का एक लंबी श्रृंखला है। ठीक है, साबुन क्या है, एक एसिड का लंबी श्रृंखला है, एसिड का लंबी श्रृंखला से प्राप्त सोडियम और क्या, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम या पोटेशियम का लवण है। ठीक है, किसका, एसिड का। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, इथेनॉल का। तो इसमें आप लिखेंगे कि साबुन जो है एसिड से प्राप्त सोडियम या पोटेशियम का एक लवण है, जबकि एथेनॉल जो है, एथेनॉल एसिड से अलग है, अतः यह मिशेल का निर्माण नहीं करता है। एथेनॉल के प्रॉपर्टीज भी अलग होते हैं, तो आप लिख ही दीजिएगा वहाँ पे कि एथेनॉल जो है वो एसिड से या फिर एसिड लवण से अलग है, और यह जो है इसकी विशेष गुणधर्म होती है जो कि मिशेल का निर्माण नहीं करती है। ठीक है, अतः एथेनॉल मिथेल का निर्माण नहीं करेगी। आप इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है, ओके। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक जो है वो कंप्लीट करवा दिया है। आज आपके लिए जो है मैं ज़्यादा कुछ होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। आज आपके लिए जो है सिर्फ और सिर्फ क्या कीजिएगा, आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा और आप लोग जो है देख लीजिएगा किस तरह से जो है मतलब कहाँ कहाँ आपके कौन कौन से टॉपिक छूटे हुए हैं। तो कल जो है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है यहाँ पे, ये मैं आपको अगले दिन जो है करवाने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो चलिए तब तक जो है आप लोग घर में पढ़ते रहिए और एक दूसरे की जो है हेल्प किया करो। ठीक है, जिससे कि जो है वो भी आगे बढ़ सके। तो उम्मीद है कि आपको जो है क्लास जो है पसंद आ रहा होगा। अगर क्लास पसंद आ रहा है तो एक दूसरे को मतलब शेयर कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है अच्छे तरीके से घर पर करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे। और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियोस जो है डेली आप लोग तक पहुँचे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसे सब्सक्राइब करने के लिए आप YouTube ओपन कीजिए और YouTube ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक कीजिए। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इन्फिनिटी इन्फिनिटी स्पेस दीजिए, स्टडी ये टाइप करने के बाद इसको सर्च कीजिए और सर्च करने के बाद यहाँ पे इन्फिनिटी स्टडी पे क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इस चैनल पे क्लिक कीजिए इन्फिनिटी स्टडी पे। और यहाँ पे देखिए आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए और
सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे बेल आइकॉन दिख रहा है, तो बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ऑल पे क्लिक कीजिए। ओके, अब ये आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिलेगा तो आपको पहुँच जाएगी। ओके, तो इस तरह से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, और इसके बाद आप लोग को नीचे प्लेलिस्ट दिखेगी। तो ये देखिए मिशन 10th स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम। तो इस सेक्शन में 2 प्लेलिस्ट हैं, तो आपको मैथ और साइंस में से जिसकी भी क्लास करनी हो तो आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, और क्लिक करने के बाद आप लोग को सारे वीडियो जो है सीरियल वाइज मिल जाएंगे और चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। ओके, ये देखिए ये है जनरल साइंस के प्लेलिस्ट और यहाँ पे ये मैथ्स के प्लेलिस्ट। ओके, तो आप जिसकी भी क्लास करनी चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप पूरा का पूरा वीडियोस देख सकते हैं।